देखिए यह प्रश्न, देखिए 31 नंबर से प्रश्न है, ठीक है। 15-15-30 प्रश्न पहले क्लास में कराए हैं। अधिगम का मूल्यांकन पाठ से प्रश्न है, CDP बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से प्रश्न, ठीक है। देखिए 31 नंबर का प्रश्न, मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में उत्तर पहले दीजिए, ठीक है। और अंत में, क्लास के अंत में टोटल कितने प्रश्न सही हुए ये बताना है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। यहाँ तुलना करना दिया है, तुलना करके, इसलिए विद्यालय, देखिए विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके आकलन करता है, इसलिए क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, शिक्षक शिक्षार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ की भी आकलन करता है। पहले सभी प्रश्न पढ़ लेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे, ठीक है। देखिए शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर दिया है, इसलिए क्या होगा, यह गलत हो जाएगा। शिक्षक किसी विद्यार्थी में निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। तुलना है ना, आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है, इसलिए क्या होगा, यह गलत हो जाएगा। क्या सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा। देखिए शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, यह सही होगा, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 32 नंबर प्रश्न देखिए, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आकलन के बारे में, देखिए सही सही बताना है कौन सा कथन सही है। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। क्या है, यह सही है ना। आगे देखिए, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। तुलनात्मक मूल्यांकन दिया है, इसलिए क्या होगा, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन का अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय या चिंता का संचार ना हो। बच्चे को भय और चिंता नहीं देना है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या है, 1 और 3 सही है। किसमें, देखिए इसमें 1 2 2 3 और 2 4, क्या सही है, 1 और 3 सही है ना। चौथा ऑप्शन, ऑप्शन चौथा। आगे देखिए, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, देखिए ये आया है टेट में आया है, अप्रैल 2016 में आया हुआ प्रश्न। देखिए उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें। प्रगति प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में प्रगति हो सकती है। देखिए नियमित, लगातार क्या देना है, होमवर्क देना है, ये गलत हो जाएगा। देखिए बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। देखिए सबसे अच्छा कौन सा है, ये देखना है। उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ इस, देखिए बढ़िया उत्तर क्या है, 2 नंबर में दिया है। जांचने के साथ साथ, नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। देखिए यहाँ डैश है, में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं।
देखिए डेसे में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं का निष्पादन, सीखी हुई पहले से क्या है, सीखी हुई कुशलताओं का निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माण, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन में निदान करेंगे, निर्माणात्मक में निर्माण करेंगे, ठीक है। योगात्मक में सीखी हुई मूल्यांकन हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? देखिए योगात्मक मूल्यांकन। आगे देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है सभी विषयों में अधिगम को सुनिश्चित करते हेतु निश्चित अंतराल पर नियमित आकलन। नहीं, सतत एवं व्यापक ये नहीं होगा, ठीक है। योग्यता व्यक्तित्व और देखिए व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन। जिन संबंधों विषयों क्षेत्रों में विद्यार्थी कमजोर है उनमें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु आकलन। कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए माता पिता और अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने हेतु आकलन। क्या हो जाएगा? योग्यताओं व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन। आगे देखिए आकलन का वह प्रकार जो कि विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने एवं विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित कहलाता है। रचनात्मक आकलन, सत्रांत आकलन या बाह्य आकलन या आंतरिक आकलन। क्या होगा? रचनात्मक आकलन। देखिए क्यों होगा? देखिए आकलन का वह प्रकार जो कि विद्यार्थियों के अधिगम में प्रतिपुष्टि लेने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने एवं विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित या कमजोरियों को क्या करेंगे? दूर करेंगे। इसीलिए क्या होगा? दूर करने से संबंधित है यह रचनात्मक आकलन होगा, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है या नहीं पूछा है? नहीं देखकर आंसर करना है, ठीक। देखिए यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? नहीं देखकर आंसर करना है, ठीक है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ये क्या है? सही है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है ना। कौन सा नहीं है? ये नहीं है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये नहीं होगा, ठीक है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये नहीं है, ठीक है ना। नहीं है। देखिए बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? ये प्रीवियस ईयर प्रश्न। देखिए बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत और उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग अलग करना एवं नाम देना। ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा।
कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। देखिए क्या होगा, यह तीनों सही है। ठीक है, कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं को सुधार करना है। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। ये देखिए पहला ऑप्शन में 2 और 4 दिया है, 1 2 3, तो एक जिसमें पहले तो ये नहीं होगा, है ना। अब 2 और 4, फिर 3 भी सही है, तो किस में दिया है 2 3 4, इसमें चौथा ऑप्शन है 2 3 4। आगे देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है यह पूछा है। यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है ना, ये सही है। इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। ये भी क्या है, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। क्या होगा, ये गलत है ना। इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियां प्रयोग की जाती है ना। तो क्या इसमें क्या दिया, कौन सा कथन गलत है? तो गलत है 3 नंबर, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित है या नहीं है दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसे गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित है। इसमें क्या दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, और यह पूछा क्या है, गलत पूछा है। कौन सा गलत है, तो ये गलत है ना। आगे देखिए, मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। मूल्यांकन को देखिए, मूल्यांकन को क्या होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। अलग गतिविधि दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, यह सही है। ठीक है, एक भाग होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, केवल नंबर दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। एक क्लास पूरा देखने के लिए धन्यवाद। 10 क्वेश्चन पूरा हो चुके हैं, अब 41 से दूसरा क्लास में कराएंगे। ठीक है, यह क्लास पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। यहाँ से कुछ नया सीखने को मिला है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।